नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन इतना ख़राब क्यों रहा है। दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि यदि भारत की जनसंख्या जो है लगभग 1.3 बिलियन के आसपास है और जमैका जो कि हमारी जनसंख्या का 10% भी नहीं है, वो जो है हमसे ज़्यादा मेडल ले आता है। सिर्फ जमैका ही नहीं, उसके अलावा भी कई देश है जो हमसे कई ज़्यादा मेडल लेकर जा रहे हैं और उनकी जनसंख्या भी हमसे कम है और उनकी अर्थव्यवस्था भी हमारे मुकाबले कई ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, फिर भी वे हमसे ज़्यादा मेडल ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, दूसरा जो कारण है इसके ऊपर चर्चा करने का वो ये है कि यदि भारत अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि भविष्य में भारत इसकी मेज़बानी भी करे, और जब भारत इसकी मेज़बानी अगर करेगा तो भारत को उसके कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। मेज़बानी करने के लिए जो है और भी कुछ कंडीशंस है जो कि आप ओलंपिक की वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, 2016 में ब्राज़ील ने ओलंपिक की मेज़बानी की थी। उसके बाद ब्राज़ील को जो बेनिफिट हुए हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ब्राज़ील ने जब 2016 में ओलंपिक की मेज़बानी की थी, उसके बाद अगले एक वर्ष में वहाँ पर लगभग 6.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे, जो कि पिछले के मुकाबले में 4.8% अधिक थे, जिससे उन्हें 6.6 बिलियन का फ़ायदा हुआ, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 6.2% अधिक था। दोस्तों, अगला उदाहरण जो है मैं यूके का लेना चाहूँगा। यूके ने जब इस खेल की मेज़बानी की थी, उसके बाद वहाँ पर जून के माह में लगभग 3 मिलियन फॉरेन विजिटर आए थे, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 12% अधिक थे। और दोस्तों, अगले एक वर्ष तक यही आंकड़ा जारी रहा। इसके बाद दोस्तों, मैं स्पेन का उदाहरण लेना चाहूँगा। स्पेन ने 1992 में बार्सिलोना में ओलंपिक खेल आयोजित करवाए थे। तो वहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी गई थी फेरन ब्रूनेट द्वारा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ओलंपिक। उसमें बताया गया कि 1986 में स्पेन में जो है लगभग 1,28,000 लोग बेरोजगार थे, और जब 1992 में ओलंपिक आयोजित हुए तब वहाँ पर लगभग 60,000 ही जो है बेरोजगार रह गए थे। और बार्सिलोना, जो कि यूरोप की 11वीं सबसे अच्छी सिटी मानी जाती थी, वो इस ओलंपिक के बाद में 6ठे स्थान पर आ गई थी। तो दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि यदि भारत अच्छा परफॉर्म करेगा तो उससे हमें कुछ बेनिफिट है या नहीं है, और है तो वो क्या है, और इसके ऊपर चर्चा क्यों की हमने। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन इतना ख़राब क्यों है। मैंने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है गवर्नमेंट की ओर से और दूसरा है स्कूल एंड फैमिली की ओर से। दोस्तों, आपको पता है किसी भी स्पोर्ट को आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इश्यू है जिसकी वजह से भारत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पहले वो चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने लिया है वर्स्ट फैसिलिटीज़। दोस्तों, हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स वालों के लिए बहुत ही बुरी स्थिति है एक तरीके से। अब धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन हमारा अभी तक का जो परफॉर्मेंस है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कॉम, जो कि इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है, उनके साथ में नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में जो घटना हुई थी, मतलब इतनी बड़ी प्लेयर को जो इन्होंने ख़राब भोजन दिया था जिसकी उन्होंने शिकायत की थी। तो यदि प्लेयर्स को यदि अच्छा भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि खेल में जो है किसी भी देश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों, दूसरा मैं ओपी जैसा का उदाहरण लेना चाहूँगा, जो कि मैराथन प्लेयर है। दोस्तों, मैराथन जब रेस होती है तो उसमें नियम रहता है कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हर देश के कैंप लगे होते हैं उनके खिलाड़ियों को ड्रिंक की व्यवस्था के लिए। लेकिन ओपी जैसा के साथ ऐसा नहीं हुआ। ओपी जैसा जब ओलंपिक में मैराथन में दौड़ रही थी तब उन्हें 8 किलोमीटर तक कोई पानी नहीं दिया गया, और 8 किलोमीटर के बाद भी जब उन्हें पानी मिला तो भारत की तरफ से नहीं मिला, दूसरे देश के कैंप द्वारा उन्हें पानी दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही बुरी व्यवस्था है। तीसरा उदाहरण दोस्तों मैं लेना चाहूँगा विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट को जो है बॉक्सिंग में इंजरी हो गई थी, जिसके बाद वहाँ पर उन्हें देखने के लिए
कोई भी उपलब्ध नहीं था। तो दोस्तों ये तो मैंने पहला पॉइंट आपको समझा दिया कि फैसिलिटीज़ का क्या रोल है। दोस्तों दूसरा जो है वो है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। दोस्तों हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाता है या फिर मोरल डाउन हो जाता है, तो अच्छा खिलाड़ी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। दोस्तों इसमें मैं उदाहरण लेना चाहूँगा लूज प्लेयर शिवा केशवन के बारे में। शिवा केशवन ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पहली बार लूज के लिए गए थे तो वहाँ पर उन्हें स्नो ही उपलब्ध नहीं कर थी वहाँ पर, और उन्हें जो ब्लेड वाली स्लेज मिलनी चाहिए वहाँ पर उन्हें व्हील वाली स्लेज दी गई थी, और जो खेल स्नो पर होना चाहिए वो रोड पर करवाया गया था। दोस्तों तीसरा मैं लेना चाहूँगा इनसिक्योरिटीज़। दोस्तों आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही होगी, एक तरफ जो है गोलगप्पे वाली लड़की, दूसरी तरफ है कुल्फ़ी बेचते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये दोनों कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है इनका नाम है सीता साहू। ये स्पेशल ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीत चुकी है, एक 200 मीटर रेस में जीती थी और एक जो है 4x100 रिले रेस में जीती है। दोस्तों लेकिन आज ये गोलगप्पे बेचने को मजबूर है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को गवर्नमेंट द्वारा क्या सपोर्ट दिया जा रहा है। दूसरा दोस्तों मैं आपको कुल्फ़ी बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। इनका नाम दिनेश कुमार है। इन्होंने टोटल 17 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। दोस्तों ये सच्चाई है, ये कोई मजाक नहीं है। यदि हमारा खिलाड़ी इतने मेडल जीतने के बाद कुल्फ़ी बेच रहा है तो गवर्नमेंट को दोष देना लाजमी है। दोस्तों ये एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं, और दोस्तों आज अगर ये कुल्फ़ी बेचने को मजबूर है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का दोष जरूर है, क्योंकि यदि आप ऐसे प्लेयर को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दे पाते हो, वहीं क्रिकेट में यदि कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो उसके लिए उसकी स्वेच्छा अनुसार एक विदाई मैच रखा जाता है, तो फिर इन लोगों को कम से कम इतनी सुरक्षा तो मिलनी चाहिए कि कम से कम कुल्फ़ी बेचने की नौबत नहीं आए। दोस्तों अगला पॉइंट में जो है वो लेना चाहूँगा लैक ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। दोस्तों किसी भी खेल में जो है ट्रेनिंग की तो आवश्यकता होती है, और हमारे इसमें एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो दोस्तों अभ्यास के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह तो उपलब्ध होनी चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर तो होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में जब भी बात निकलती है तो एक ही जगह का नाम आता है और वो है दिल्ली। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स की काफ़ी कमी है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है भारत के खराब प्रदर्शन में। दोस्तों मैं चाइना का अगर एक उदाहरण लेना चाहूँ तो वहाँ पर लगभग हर सिटी में ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध है, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहता है। दोस्तों चाइना में जो है 4 साल के बच्चे को यदि वो किसी खेल में अच्छा है तो उसको पहले से 4 वर्ष की उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दिया जाता है, और जब कोई चीज़ बचपन से सिखाई जा रही है तो उसमें महारत तो हासिल हो ही जाएगी। दोस्तों एक और चीज़ चाइना के बारे में बताना चाहूँगा कि जो भारत से कंपेयर करके कि भारत का खराब प्रदर्शन क्यों रहा और चाइना का अच्छा क्यों रहा। जैसे बहुत सारी कंट्री का भारत से अच्छा है, पर यहाँ पर हम चाइना को ले रहे हैं। दोस्तों चाइना ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए 2019 में जो है लगभग 10 बिलियन युआन खर्च किए थे। दोस्तों जबकि भारत ने जो है 2019 में खेल के ऊपर मात्र 2.2 बिलियन रुपीस ही खर्च किए थे। दोस्तों वहाँ पर 10 बिलियन युआन है और यहाँ पर 2.2 बिलियन रुपीस है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है इसका देखने को ओलंपिक में हमको मिला है। दोस्तों अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। पहला हमने गवर्नमेंट साइड से जो इश्यू थे उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे स्कूल और फैमिली के बारे में। दोस्तों मैं पहले फैमिली को ले लेता हूँ। दोस्तों एक HSBC द्वारा सर्वे किया गया जिसमें बताया गया कि भारत के लगभग 51% पेरेंट्स जो है अपने बच्चों में सक्सेसफुल करियर चाहते हैं। इसमें दोस्तों और भी चीज़ें रखी थी उन्होंने कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उसमें एक चीज़ बच्चों की खुशी भी थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यदि भारत के पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा यदि सक्सेसफुल करियर को तवज्जो देते हैं तो फिर खेल तो बहुत ही दूर की बात हो गई है। तो दोस्तों
हमसे आगे जो रहा वो सिर्फ मैक्सिकन पेरेंट्स रहे, जो कि 52% थे जो चाहते थे कि उनके बच्चों में जो है सक्सेसफुल करियर में जाए। वहीं चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, हांगकांग है, ताइवान है, यहाँ सभी जगह के पेरेंट्स जो थे वो 20% या उससे भी कम थे जो ये चाहते थे कि उनके बच्चे सक्सेसफुल करियर चुने। उनके लिए उनके बच्चों की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी, या फिर दूसरी भी जो चीज़ें थी वो मायने रखती थी। तो दोस्तों, मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ पर हमारे गांव में एक कहावत है कि बनी ने कहा को कलेक्टर बनी जाएगा। मतलब व्यक्ति पढ़ भी लेगा तो कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। मैं हालांकि उसको गलत मानता था, पर आज जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो यदि बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो ये कहावत उस पर लागू कर देनी चाहिए और उसे जो है स्पोर्ट्स में पेरेंट्स को जाने देना चाहिए। मैं उनसे पेरेंट्स से यही विनती करूंगा कि आपका बच्चा जो चाहता है, जरूरी नहीं स्पोर्ट्स और किसी फील्ड में भी जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाना चाहिए। दोस्तों, स्कूलों के ऊपर एक सर्वे हुआ था। उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के लगभग 40% स्कूलों में प्लेग्राउंड उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा नागपुर की 6 जिलों में भी एक सर्वे किया गया यूनिसेफ द्वारा। उसमें बताया गया कि वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा स्कूलों में से मात्र 194 स्कूलों में जो है प्रॉपर प्लेग्राउंड उपलब्ध थे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे द हिंदू में छपा है भारत का मैप है। इसमें जो है कुछ राज्यों में दिखाया गया है कि वहाँ पर कितने प्रतिशत स्कूलों में प्लेग्राउंड उपलब्ध है। राजस्थान में आप देख पा रहे हैं मात्र 46%। 50% स्कूलों में भी प्रॉपर प्लेग्राउंड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बिहार की तो स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय है। वहाँ पर लगभग 34% स्कूलों में ही जो है प्लेग्राउंड उपलब्ध है। ओडिशा में मात्र 27% के आसपास है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यदि प्लेग्राउंड उपलब्ध नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे ही नहीं, और जब खेलेगा ही नहीं इंडिया तो फिर कहाँ से आगे जाएगा। मैं नहीं कह रहा सरकार की ओर से सारे इश्यू है, ये ऊपर से पास तो हो जाते हैं लेकिन नीचे तक आते आते इनमें इतना करप्शन हो जाता है। मैं मेरी अपनी जो ओपिनियन देना चाहूँगा उसमें यही बताऊंगा कि इन सब की मेन जड़ मैं मानता हूँ कि एक करप्शन है और दूसरा पेरेंट्स है। स्कूल वाले भी करप्शन ही कर रहे हैं, स्कूल भी करप्शन में आ जाता है। यदि आप प्लेग्राउंड उपलब्ध नहीं करवा रहे हो, क्योंकि स्कूल खोलने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती है, उसमें एक प्लेग्राउंड निश्चित होता है कि इतनी जगह में आपके पास प्लेग्राउंड होना चाहिए। लेकिन मैं टीचर भी हूँ तो मैंने देखा है कि प्लेग्राउंड तो दूर, वहाँ पर प्लेग्राउंड का जो एरिया होता है उसका आधा हिस्सा भी उनके पास प्लेग्राउंड के रूप में उपलब्ध नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये करप्शन ही है। यदि करप्शन खत्म होता है तो संभावना है कि हम लोग और अच्छा कर पाए दूसरी चीज़ों में भी। स्कूल वाले जो 5 घंटे पढ़ाकर सोचते हैं कि उनको यूपीएससी टॉप करवा देंगे, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाएगी, इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उनसे एक ही बात कहूँगा कि यदि आप 5 घंटे सभी बच्चों को पढ़ाते हैं और हर व्यक्ति टॉप नहीं करता है, टॉप करना दूर कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो जो वैसे ही फेल हो रहे हैं उनको यदि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फिर अच्छा पढ़ने वाला भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा नहीं तो आप जो सप्ताह में 2 दिन आधे घंटे का एक पीरियड देते हो या फिर वो भी नहीं देते हो, कुछ स्कूलों में एक सप्ताह में एक बार लगता है वो भी 30 मिनट के आसपास, तो कम से कम स्पोर्ट्स को भी एक नेसेसरी सब्जेक्ट अगर स्कूल डिसाइड कर दे या गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि आपको ज़रूरी है, आपके यहाँ पर एक पीरियड स्पोर्ट्स का डेली होना ही चाहिए, तो संभावना है कि हम आगे की ओर जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने निष्पक्ष रूप से बातें रखने की कोशिश की है। जो मुझे जानकारी थी या मैंने कुछ सोर्स से प्राप्त की वो आपको बताई है।